लोगों को हिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन हम पढ़ाने वाले हैं, जो 5 नंबर के पूछे जाते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम आपको जो है बता देंगे। तो पहला प्रश्न आप लोगों को देख लेना है, जर्मनी में के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, इसका जो है संभावना है। तो क्वेश्चन होगा जर्मनी के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेंगे। पहला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन। तो देखिएगा, इनके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। तो यहाँ देखिएगा, बिस्मार्क को जो है, बिस्मार्क जो है यहाँ से आपको बता दे, जर्मनी संसद में जो है प्रासा से चुनकर आते थे। तो यहाँ पहले समझ लीजिए, ये हैं बिस्मार्क, बिस्मार्क हैं। बिस्मार्क लिखिएगा। बिस्मार्क जो है हीगेल के विचारों से, किसके? हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। आपको पॉइंट वाइज सुन लीजिएगा, ता जो है उसको लॉन्ग आराम से अपना लिख लीजिएगा, और यहाँ तक आपको ऑब्जेक्टिव में तो फायदा करेंगे ही करेंगे। बिस्मार्क जो है हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। तो ये बात हो गई, बिस्मार्क किनके विचारों से प्रभावित थे? हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। और देखिएगा, बिस्मार्क को जो है विलियम प्रथम ने, किसने? विलियम फर्स्ट, विलियम प्रथम ने अपना चांसलर नियुक्त किया। जब विलियम प्रथम प्रसा का नया शासक बना अपने भाई के मृत्यु के बाद, तो विलियम जो है एक राष्ट्रवादी शासक था, राजा था, जो तन मन से ये भी चाह रहा था कि जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हो जाए। अतः अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त करते हैं। बिस्मार्क को क्या बनाते हैं? अपना चांसलर। तो विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया, क्योंकि विलियम फर्स्ट को जो है इनकी योग्यता के बारे में पता था, और इनको लगा कि यही वो व्यक्ति है जो जर्मनी का कायाकल्प कर सकता है। बिस्मार्क जैसे ही चांसलर बना, अपना पावर और अपना बुद्धि लगाना शुरू किया। इससे पहले यहाँ देखिएगा, इनके विरोधी भी इनके प्रशंसक थे, इनके कूटनीतिक विचारों के। और जब ये भाषण देते थे तो इनके विरोधी भी जो है इनका जो है प्रशंसा करते थे। बिस्मार्क जो है प्रसा प्रांत से चुना कर आते थे, और जब प्रसा प्रांत से क्या करते थे? ये चुनकर प्रतिनिधित्व करते थे, प्रसा का प्रतिनिधित्व करते थे, प्रतिनिधित्व, प्रसा का प्रतिनिधित्व करते थे। और ये जर्मन के संसद, जर्मनी संसद क्या था? जर्मन संसद को क्या बुलाया जाता था? डाइट। जर्मन संसद डाइट का में जो है रहते थे और सदस्य थे। जर्मन संसद डाइट का ये सदस्य थे जो प्रसा से चुनकर आते थे। और इनको कौन अपना चांसलर बनाया? विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया। बिस्मार्क हीगेल के विचारों से प्रभावित थे, और ये जो है जर्मनी संसद डाइट में अपनी कूटनीतिक सूझबूझ का लगातार जो है ये परिचय देते आ रहे थे, और ये प्रसा का प्रतिनिधित्व करते थे। जैसे ही ये चांसलर बने, आते ही पूरे देश में, पूरे जर्मनी में इन्होंने रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति लगा दिए पूरे। कहाँ? जर्मनी में। पूरे जर्मनी में बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाकर निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश शासन का जो है समर्थन किए। निरंकुश शासन का समर्थन करते हुए, निरंकुश शासन का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण में लग गए, जुट गए। जर्मनी के एकीकरण में क्या हो गए? जुट गए। यहाँ ध्यान दे लीजिएगा। देखिएगा, बिस्मार्क जो है चांसलर बनने के बाद पूरे जर्मनी में रक्त और लौह की नीति
अपना दिए और ये जो है निरंकुश शासन का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण में जुट गए। और उसके बाद क्या किए, पूरे देश में जो है अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी है। अनिवार्य सैन्य सेवा यानी हर व्यक्ति को जो है सेना में सेवा देना होगा, सेना का ट्रेनिंग लेना होगा। इससे क्या हुआ, सैन्य दृष्टि से जर्मनी को जो है मजबूत बनाने का इनका जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य में ये लग गए ताकि दुश्मन को जो है हम लोग क्या कर सके, पटखनी दे सके। और आपको पता है ये किसके एकीकरण के लिए कार्य कर रहे थे, जर्मनी के एकीकरण के लिए कार्य कर रहे थे। और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा, सबसे बड़ा दुश्मन कौन अटका रहा था, तो वो था ऑस्ट्रिया। तो बिस्मार्क जो है सबसे बड़ा दुश्मन किसे मानता था, ऑस्ट्रिया को मानता था। यानी ऑस्ट्रिया से ही लड़ना था, ऑस्ट्रिया से ही मुक्त कराना था जर्मनी के कब्जाए हुए प्रांतों को, इलाकों को। और जर्मनी से जो ऑस्ट्रिया जो था, जर्मनी का बहुत सारा प्रांत अपने कब्जे में किए हुए था। अतः बिस्मार्क जो है ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ा दुश्मन मान रहा था। अतः इसी को हटाने के लिए बिस्मार्क ने अपना प्लान यानी साजिश का जो है जाल बिछाया, इसको रास्ते से हटाने के लिए। इसके लिए ये तो काफी जो था, ऑस्ट्रिया काफी मजबूत देश था और उस समय जर्मनी जो है कमजोर था। अतः उन्होंने एक जो है मजबूत दोस्त फ्रांस का मदद लिया। किसका, फ्रांस का मदद लिया। तो फ्रांस के मदद से बिस्मार्क ने क्या किया, ऑस्ट्रिया को हरा दिया सेडोवा के युद्ध में। सेडोवा के युद्ध में क्या किए, पराजित किए। सेडोवा के युद्ध में क्या कर दिए, पराजित किए। जो कब हुआ था, 1866 ईस्वी में हुआ था। 1866 ईस्वी में था। क्या लिखिएगा, बिस्मार्क ने फ्रांस के मदद से यानी फ्रांस का सैन्य मदद लेकर बिस्मार्क को सेडोवा के युद्ध में 1866 में सेडोवा के युद्ध में पराजित कर दिया। और सेडोवा के युद्ध में जो है ऑस्ट्रिया क्या हो गया, हार गया। ऑस्ट्रिया जो है पराजित हो गया और जो है प्रसा जो है विजयी रहा। प्रसा क्या हो गया, जीत गया। प्रसा क्या रहा, विजयी रहा। और ऑस्ट्रिया क्या हो गया, हार गया। तो जो सबसे बड़ा जो परेशानी था वो क्या था, ऑस्ट्रिया था और वह क्या हो गया, हार गया। ऑस्ट्रिया क्या हो गया, हार गया। अब देखिएगा यहाँ जो फ्रांस जो है जो सैन्य मदद किया था किसका, बिस्मार्क का, ये किसी लालच से यानी जो है कुछ जमीन कुछ भूमि के लालच में जो है ये मदद किया था। और वहां से कुछ जो है बिस्मार्क भी जो है कुछ भूमि देने का जो है वादा किए थे। लेकिन जो है इसके बाद बिस्मार्क जो है अपने वादों से मुकर जाते हैं और फ्रांस को जो है जर्मनी का जो भी हिस्सा कहते हैं देने के लिए, देने से साफ साफ मना कर देते हैं। जिसके वजह से फ्रांस और प्रसा यानी जर्मनी में जो है तानातानी शुरू हो जाता है और फिर से एक नया विवाद शुरू होता है जो आगे चल के बड़का जो है युद्ध का रूप पकड़ता है। और पुनः सेडोन में 4 साल के बाद सेडोन नामक स्थान पर 1870 ईस्वी में सेडोन के युद्ध में प्रसा और फ्रांस में जो है भयंकर युद्ध होता है। और प्रसा यानी जर्मनी के देखिएगा, प्रसा या जर्मनी मतलब एक ही है। दरअसल जर्मनी का एकीकरण जो है प्रसा के नेतृत्व में हुआ था, क्योंकि प्रसा जो है जर्मनी का सबसे बड़ा प्रांत और मजबूत प्रांत था, सबसे शक्तिशाली भी था और सबसे बड़ा प्रांत था। कौन, प्रसा। कहाँ का, जर्मनी का। अतः जर्मनी का एकीकरण प्रसा के देखरेख में प्रसा के नेतृत्व में हुआ। तो इसीलिए यहाँ प्रसा कहे तो मतलब प्रसा कहिए या फिर कहीं जर्मनी भी लिख सकता है, आप भी लिख सकते हैं। तो प्रसा और फ्रांस में जो है 1870 ईस्वी में सेडोन के युद्ध में भयंकर लड़ाइयाँ होती है। ये तो खैर काफी मजबूत देश था फ्रांस जो है, लेकिन प्रसा जो है अभी जो है खुद को आजाद कराया था किससे, ऑस्ट्रिया से। और ये तो इसके पास हर चीज का अभाव था, लेकिन हिम्मत और साहस बहुत ज्यादा इनके पास था, इनके नागरिकों के पास था। और ये अपने नागरिकों को पहले से ही ट्रेन कर रखे थे, सैन्य सेवा देकर ये क्या किए थे, पहले से ट्रेन रखे थे। अतः इसका हर नागरिक जो है, इसका सेना तो इसका हर नागरिक था सेना। और सब ने अच्छी से क्या किया, लड़ाइयाँ हुई और इसमें फ्रांस को क्या किया, पटखानी दे दिया। फ्रांस हार गया और प्रसा जो है
विजयी हो गया। वर्षा क्या हो गया, विजयी हो गया। और इतना बड़ा फ्रांस जो है, इतना बड़ा देश फ्रांस क्या हो गया, हार गया। और जो है बहुत बड़ा जो है आश्चर्य का विषय था कि इतने बड़े देश, इतने शक्तिशाली देश फ्रांस को प्रसा जो है हरा दिया था। अब जो है फ्रैंक फ्रंट की संधि होता है, फ्रैंक फ्रंट की संधि होता है। फ्रैंक फ्रंट की संधि में जो है, जो 1871 ईस्वी में होता है। कब होता है, 1871 ईस्वी में फ्रैंक फ्रंट की संधि में। फ्रैंक फ्रंट की संधि जर्मनी, यानी यहाँ पे कह लीजिएगा आप लोग जर्मनी, यहाँ से फ्रैंक फ्रंट की संधि जर्मनी और फ्रांस के बीच में होता है, या प्रसा भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो है यह तय हुआ और फ्रांस ने जो है जर्मनी की एकीकरण को जो है स्वीकार कर लिया और जो उसका जिद था अपनी जिद को छोड़ दिया। और पूर्णतः 1871 में जो है, 1871 में बिस्मार्क के जो है सूझबूझ से और बिस्मार्क के जो है नीतियों से, उनके कार्यों से 1871 ईस्वी तक जर्मनी का जो है पूर्ण एकीकरण, जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया। जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया। तो आप जो है ध्यान रखेंगे, यही है यूरोप के इतिहास में बिस्मार्क का योगदान। खैर बहुत ज़्यादा इनका योगदान था, हम लोग यहाँ संक्षिप्त आपको बताएं जो आपको जो है लॉन्ग के लिए काम करेगा, जो 5 या 6 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न। तो यही क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। तो कैसे लिखेंगे आप, देखिएगा, बिस्मार्क हीगल के विचारों से प्रभावित थे। विलियम प्रथम ने देखिएगा, प्रसा का नया शासक विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। विलियम प्रथम एक राष्ट्रवादी शासक था, अतः उसने बिस्मार्क को अपना क्या किया, चांसलर नियुक्त किया। उसके बाद कहिएगा, बिस्मार्क जो है, बिस्मार्क जर्मन संसद यानी डाइट में प्रसा का प्रतिनिधित्व करता था। उनके कूटनीतियों का जो है प्रशंसक उनके विरोधी भी थे। बिस्मार्क जो है जर्मनी का चांसलर बनने के बाद जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई तथा निरंकुश शासन का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण में जुट गया। जो भी इनके रास्ते में, इनके काम में बाधा डाल रहा था, देश के कुछ नेता या जो भी हो, उनको जो है ये साइड करते जा रहे थे। उसके बाद देखिए, इन्होंने पूरे देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की, जिससे जो है सैन्य दृष्टि से जर्मनी क्या हो गया, मजबूत हो गया। फ्रांस के मदद से 1806 देखिएगा, और बात लिख सकते हैं कि बिस्मार्क जो है ऑस्ट्रिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। अतः ऑस्ट्रिया को हराने के लिए उसने फ्रांस से मदद लिया, जो 1866 ईस्वी में सेडवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को जो है पराजय के तौर पर देखना पड़ा। अतः बिस्मार्क ने फ्रांस की मदद से 1866 ईस्वी में सेडवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को क्या किया, हरा दिया। ऑस्ट्रिया हार गया, फ्रांस क्या हो गया, जीत गया। अब देखिएगा, नया समय नया शुरू हुआ कि फ्रांस जो है उसको मदद किया था ऑस्ट्रिया की लड़ाई में। अतः फ्रांस ने उससे कुछ भूमि का डिमांड किया, जिसको देने में बाद में जो है बिस्मार्क जो है क्या करते हैं, साफ साफ मना करते हैं और एक नया विवाद शुरू होता है। इस विवाद का अंत 1870 ईस्वी में सेडोन के युद्ध में देखा गया, जो एक युद्ध के तौर पर हुआ फ्रांस और प्रसा के बीच में, जिसमें प्रसा यानी जर्मनी विजयी हो गया। और इस प्रकार से फ्रांस ने उसकी एकीकरण को जो है स्वीकार किया और अपना जिद जो है छोड़ दिया। और इसके संधि होता है दोनों के बीच में, फ्रैंक फ्रंट की संधि, जिसके बाद जो है विवाद जो है खत्म हुआ। और इस प्रकार से बिस्मार्क के सूझबूझ से, उनकी कूटनीतिक नीतियों से जो है 1871 ईस्वी तक जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया। तो ये है आपके लॉन्ग क्वेश्चन। अब देख लेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन। जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दिए। देखिएगा, फ्रांस का जो शासक था 1830 के पहले कौन था, तो चार्ल्स 10वां। यह जो क्रांति हुआ है चार्ल्स 10वां के समय में हुआ था। तो चार्ल्स 10वां एक निरंकुश एवं घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। सुनिएगा, सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। आप डायरेक्ट जाके एग्जाम में लिख लीजिएगा, आपको जो है प्रेशर भी दिमाग पर नहीं होगा और लिखा जाएगा। चार्ल्स 10वां एक घोर प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासक था। उसने जो है पोलीगणिक को, किसको, पोलीगणिक, उसने पोलीगणिक को अपना चांसलर नियुक्त किया। अपना चांसलर जो है
क्या किया, बनाया चाहे नियुक्त किया। चार्ल्स 10वां ने पोलीगने को अपना चांसलर बनाया, जो सेम टू सेम जो चार्ल्स 10वां के जैसे ही प्रतिक्रियावादी और निर्दयी था। अब देखिएगा यहाँ से चार्ल्स 10वां जो है फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता और जनतंत्रवादी भावनाओं यानी जनता के भावनाओं को दबाने का काम किया। और उसके बाद एक और काम क्या कर दिया, ये लुई 18वां जो था ना, वहाँ बनाया था समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, तो समान माने समान सभी के लिए बराबर कानून, समान नागरिक संहिता के स्थान पर यानी इसको खत्म करके इसके स्थान पर क्या किया, एक ऐसा कानून लाया जो वहाँ के गरीबों को और ज़्यादा लाचार कर रहा था और धनी वर्ग को, संपन्न वर्ग को और ज़्यादा शक्तिशाली बना रहा था। अतः चार्ल्स 10वां ने क्या किया, लुई 18वां द्वारा लाए गए समान नागरिक संहिता के स्थान पर एक ऐसे कानून लाया जो गरीबों को और ज़्यादा लाचार और संपन्न लोगों को और ज़्यादा शक्ति प्रदान कर रहा था। उसके इस कदम से जो है पूरे फ्रांस में विरोध शुरू हुआ। पूरे फ्रांस में क्या हो गया, विरोध शुरू हो गया। उसके बाद क्या हो गया, जब विरोध होने लगा तो इसी बीच में चार्ल्स 10वां जो है, इसी बीच में चार्ल्स 10वां क्या करते हैं, 4 कानून पास करवाते हैं। 4 अध्यादेश के द्वारा जो है अपने विरोधियों यानी नरमपंथियों यानी जो भी उसमें सबके जो नेता टाइप के लोग थे जो इनका विरोध कर रहे थे, उदारवादियों का जो है गला घोटने का काम किए। 4 अध्यादेश के द्वारा वहाँ के नागरिकों और जो है उदारवादी लोग थे उनको जो है उनका गला घोटने का काम यानी मारने का काम किए, गला घोटने का काम किए। जेल में सबको बंद किया जाने लगा, लाठियां जो है बरसाने लगा सब पर। अब देखिएगा उसके बाद जो है और ज्यादा इसके जो है विरोध में पूरा फ्रांस जो है लग गया। ठीक है, अब देखिएगा उसके इस कदम से 28 याद रखिए डेट, 28 जून 1830 को, कब, 28 जून 1830 ईस्वी से पूरे फ्रांस में जो है गृह युद्ध शुरू हो गया। पूरे फ्रांस में गृह युद्ध जो है शुरू हो गया। गृह युद्ध जो होता है घर में जो शुरू हो गया ना, खुद अपने देश में, तो उसके इस कदम से 28 जून 1830 ईस्वी को पूरे देश में या उस 28 जून 1830 से पूरे फ्रांस में जो है गृह युद्ध शुरू हो गया और जगह जगह चक्का जाम, रोड जाम, ट्यूब टार जो है जलने लगे। विरोध प्रदर्शन इसका बहुत ज्यादा हो गया। हर समाज, हर क्षेत्र के लोग जो है इसके विरोध में आ गया। अब जो है इसको वहां पे रहना, चार्ल्स 10वां के लिए वहां पे रहना अब मुश्किल जो है लगने लगा। अतः जो है अब जो है यहां से क्या हुआ, चार्ल्स 10वां जो है डर गया। चार्ल्स 10वां क्या है, डर कर। चार्ल्स 10वां जो है इस गृह युद्ध के बाद चार्ल्स 10वां डर कर जो है फ्रांस की गद्दी छोड़कर क्या हो गया, इंग्लैंड भाग गया। फ्रांस की गद्दी छोड़कर इंग्लैंड कहाँ भाग गया, इंग्लैंड पलायन कर गया, इंग्लैंड भाग गया तो गद्दी क्या हो गया, खाली हो गया। अब जो है फ्रांस के जो भी नरमपंथी उदारवादी लोग थे, जो अच्छे सोच के लोग थे, उन्होंने क्या किया, अब गद्दी तो खाली हो चुका था और जो है अपनी इच्छाओं से, पत्रकारों से, जनता के सबके समर्थन, सबका राय मशवरा लेके वहाँ जो है क्या किया, लुई फिलिप को क्या किया, नया शासक बनाया। जो सबके इच्छा से जो है ये बना और जनता जो है खुश हो गई। उसके बाद तो यही जो है जुलाई 1830 के क्रांति कहलाता है या कहा जाता है। बस इसमें क्या हुआ था लिखिएगा, चार्ल्स 10वां एक निरंकुश मतलब होता है अत्याचारी, खराब। चार्ल्स 10वां एक निरंकुश एवं घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। घोर प्रतिक्रियावादी के मतलब होता है कोई भी बात बर्दाश्त न करने वाला। घोर प्रतिक्रियावादी शासक मतलब राजा था, शासक था। उसने
उसने, किसने? उसने अपने ही जैसे प्रतिक्रियावादी और निर्दयी पोलीगनेक को अपना चांसलर बनाया। आप जो एक्स्ट्रा वर्ड इसको जो है लिख सकते हैं थोड़ा। तो चार्ल्स 10वां के निरंकुश एवं घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। उसने अपने ही जैसे प्रतिक्रियावादी और निर्दयी पोलीगनेक को अपना चांसलर बनाया। इसके उसके इस कदम से जनता जो है काफी सहम गई और जो है असंतुष्टि जो है उसके मन में भर गई। देखिएगा, चार्ल्स 10वां ने लुई 18वां द्वारा लाए गए समान नागरिक संहिता के स्थान पर एक ऐसा कानून लाया जो गरीबों को और ज्यादा लाचार और धनिक वर्गों को जो है और ज्यादा शक्ति प्रदान कर रहा था। उसके इस कदम से जो है उन उदारवादियों ने विरोध करना शुरू किया उसके इस कदम का। और उसके बाद जो है चार्ल्स 10वां क्या करते हैं, अपने खिलाफ हो रहे विरोधों को दबाने के लिए 4 अध्यादेश जो है क्या करते हैं, पास करवाते हैं। और इसके द्वारा जो है वो उदारवादियों का गला घोटने का काम करते हैं। किसका? उदारवादी कह सकते हैं, या फिर जो सामाजिक लोग थे वो, या फिर आपको न उदारवादी याद आ रहा है तो जनता भी आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। जनता का, फ्रांस की जनता का यानी उदारवादियों का गला घोटने का काम किए। उसके इस कदम के बाद पूरे फ्रांस में जो है जगह जगह पर जो है 28 जून 1830, डेट याद रखिए, 28 जून 1830 से पूरे फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हो गया। और गृह युद्ध क्या हो गया, शुरू हो गया और चारों ओर जो है हाहाकार मच गया। चार्ल्स 10वां अपने खिलाफ जो है अब जो है खुद को उसमें एडजस्ट नहीं कर पाया और डर कर कि लगा कि अब हमको हमारा यहाँ रहना उचित नहीं है, अगर पकड़े गए तो मारे जाएंगे। तो चार्ल्स 10वां जो है डर कर लिखा गया यहाँ से, डर कर फ्रांस की गद्दी छोड़कर कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। और जो है इसी घटना को कह सकते हैं, इसके बाद लुई फिलिप जनता के समर्थन से वहां नया शासक बने। इस घटना को ही जुलाई 1830 की क्रांति कहा जाता है। यही तो है लॉन्ग क्वेश्चन आपका। तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं। अब आप देखिए अगला, देखिएगा। तो 2 प्रश्न के आपको हम समझाए हैं। इसके अलावे आप क्या कीजिएगा, ये सब प्रश्न जो है आप देख लीजिएगा। समय तो कम है तो आपको हम प्रश्न बता देते हैं। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। उसके बाद देख लीजिएगा रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना। उसके बाद देख लीजिएगा रूसी क्रांति के प्रभाव। और अगला क्वेश्चन होगा कार्ल मार्क्स की जीवनी और उनके सिद्धांतों का वर्णन। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और उसके बाद जो है जो 3 पार्ट में पढ़ना है माइली गांव की घटना। माइली गांव की घटना क्या थी और इसका प्रभाव क्या पड़ा। उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदानों की विवेचना करें। और अगला प्रश्न हो जाएगा असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणामों का वर्णन करें। और अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण एवं परिणाम के, सिर्फ कारण ही है, कारण की विवेचना करें। और अगला देख लीजिएगा ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच विभिन्नता, यानी विभिन्नता मतलब अंतर को स्पष्ट करना है। तो आप ये क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको जो है क्वेश्चन जो है इसमें से रह जाएंगे और आप उसको आप लिख सकते हैं। तो 2 प्रश्न आपको हम समझाए हैं, उसको समझे होंगे आप अच्छे से, तो अगर आ गया तो ठीक है। इसके अलावा उसमें जो है समझने से आपको ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प बहुत करेंगे और लघु उत्तरीय में भी हेल्प कर देंगे। देखिएगा यहाँ थोड़ा थोड़ा हम समझा देते हैं। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन, देखिएगा यूनान, तो यूनान को आजाद कराने के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं, मतलब भारत को जो है अंग्रेज से आजाद कराने के लिए जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी उसको जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तो यही है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, मतलब यूनान को आजाद कराने के लिए। दरअसल यूनान जो है तुर्की के अधीन था। यूनान किसके अधीन हो गया था? तुर्की के, यानी यूनान को तुर्की अपने कब्जे में कर लिया था उसको पूरा तरीका से। क्योंकि पूरे यूरोप वासियों के लिए यूनान शुरू से ही ज्ञान का स्रोत रहा है, प्रेरणा देने का काम करते रहा है। क्योंकि यह जो है हर क्षेत्र में आगे रहा है, चाहे ज्ञान की क्षेत्र हो, विद्या हो, चिकित्सा हो, संगीत हो, कला हो, या फिर जो है दर्शन क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में यूनान जो है आगे रहा है। फिर भी इतना होने के बावजूद भी यूनान को जो है तुर्की अपने अधीन में कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था। और जो है
जो है फ्रांसीसी क्रांति का जो असर जो हुआ यहाँ भी यूनान में पड़ा, यूनान के लोगों पर, यहाँ के युवाओं पर जो है इसका असर पड़ा। यहाँ के युवाओं पर जो है क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति का जो असर पड़ा, अतः इन लोगों ने भी क्या किया, राष्ट्रवाद के उदय के कारण और राष्ट्रवाद के फैलाव के कारण इनके अंदर भी जागृति आई और ये अपने देश से प्रेम करने लगे और तुर्की से खुद को आज़ाद कराने के लिए प्रयास शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने कई संगठन भी बनाए, सबने मिलकर जो है हिदेरिया फिलाइक नामक संगठन बनाया था ओडिशा नामक स्थान पर, और वहाँ के जो है बहुत सारे जो विद्वान लेखक कवि हुए सभी ने जो है यूनान में जो है राष्ट्रीयता को जगाने का काम किया और इसके लिए जो है सब ने प्रयास किया। यूनान को आज़ाद कराने में जो है रूस, फ्रांस और इंग्लैंड का जो है काफ़ी योगदान रहा। तो ये 3 देशों के मदद से जो है यूनान जो है आज़ाद हो गया। और तुर्की को मदद किया था सिर्फ कौन, मिस्र मदद किया था नावारिनो की खाड़ी में। कहाँ, नावारिनो की खाड़ी में जो है भयंकर युद्ध होता है। तुर्की एक तरफ होती है तुर्की और मिस्र की सेना और एक तरफ होती है तीनों देश की सेना। बताइए इतना शक्तिशाली क्या गई, सब टिकेगा और ये सब कहा गया, हार गया रूस, फ्रांस, इंग्लैंड के सामने। इसमें जो है इंग्लैंड का एक कवि था लॉर्ड बैरन। लॉर्ड बैरन जो है यूनानियों की आज़ादी के लिए क्या हो गया, शहीद हो गया। उसको जो है मरवा दिया था कौन, तुर्की। इसके बाद जो है और ज्यादा खुल के जो है यूनान का पक्ष में इंग्लैंड आ गया था और सबने जो है तीनों ने मिलकर यूनान को जो है आज़ाद कराया और तब जाके 1832 में जो है ये पूर्ण रूप से क्या हो गया, आज़ाद हो गया। कौन, यूनान। उसके बाद बवेरिया के शासक ओटो जो है स्वतंत्र यूनान का शासक बनाते। यही है इसका कहानी। आपने इसको जो है देख लीजिएगा, आपके पास होगा जो है कहीं क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए या आप पढ़े हैं वहाँ देख लीजिए या कहीं भी देख लीजिए तो आपको जो है मिल जाएंगे। बहुत ही चर्चित प्रश्न रहे हैं ये। कारण क्या कीजिएगा, 5 पॉइंट आपको इसमें लिखिएगा, सबका एक्सप्लेन कर दीजिए। बहुत हल्का क्वेश्चन है। रूसीकरण का प्रभाव देखना है। रूसीकरण का प्रभाव यह होगा कि इस क्रांति के बाद जो है रूस में श्रमिक वर्ग का जो है सत्ता जो है हासिल आ गया, सर्वहारा वर्ग सत्ता में आ गया। और उसके बाद क्या हुआ, अन्य क्षेत्रों में जो है यह आंदोलन क्या हुआ, प्रभाव डाला अन्य जगहों पर भी। इस क्रांति के बाद विश्व जो है 2 विचारधाराओं में बट गई थी, एक पूंजीवादी तो एक साम्यवादी। उसके बाद जो इस क्रांति के बाद यूरोप 2 भागों में बट गया, एक पूर्वी यूरोप एक पश्चिमी यूरोप, 2 गुट बन गया था। इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में कई उपनिवेशों को आज़ाद कराने में जो है प्रेरणा दिया और सपोर्ट किया, हेल्प किया। तो ये कुछ उसके क्या हो गए प्रभाव थे। कार्ल मार्क्स के जीवनी है देखना है, दूसरा पाठ में आपको मिल जाएंगे रूस की क्रांति में ही, तो वहाँ देख लीजिएगा। माइली गाँव आपको जो है मिलेंगे क्या, 3 पाठ हिंद चीन में राष्ट्रवाद। वहाँ जो है अमेरिका के जो है सैनिकों ने वियतनाम का गांव था माइली गांव, जहाँ पे काफ़ी जो है अत्याचार किया। वहाँ पे बच्चे बूढ़े औरतों के साथ जो है काफ़ी जो है दरिंदगी की और वहाँ जो है सबको जो है मौत की घाट उतार दिया था, सबको मार दिया। वहाँ जो है उस लाशों में एक बूढ़ा व्यक्ति जिंदा रह गया था जिसने इस घटना को पूरा दुनिया के सामने प्रकाशित किया। इस घटना का असर यह हुआ कि इसके बाद अमेरिका के जब पूरा दुनिया में थू थू होने लगा, काफ़ी शर्मिंदगी उसको उठाना पड़ा और काफ़ी इसका शिकायत हुआ। इसके जो है चरित्र का जो है उजागर हो गया। तो आप जो है यहाँ इसको देख लेंगे, बहुत हल्का क्वेश्चन है। उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान। और ये तीनों के तीनों घटना जो है गांधी जी के बारे में जब लिखेंगे तो इसका और इसका इसमें जिक्र जरूर करेंगे, क्योंकि असहयोग आंदोलन भी गांधी जी के ही शुरू किए और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी ही शुरू किया। असहयोग आंदोलन जो 1921 में शुरू हुआ था, 1921 में, ये 1930 में दांडी की यात्रा से बात शुरू हुआ था। तो गाँव और शहर के बीच में क्या अंतर है तो वही लिखना है, बस इतना आसान बात है। तो गांव का जो लाइफ होता है स्लो होता है, धीरे धीरे, जबकि शहर का जो है लाइफ स्टाइल क्या होता है, फास्ट होता है। और गांव को जो है गांव को प्राचीन लोगों का जो स्थल माना जाता है, जबकि शहरों को जो है आधुनिक सोच वाले जो है लोगों का जो है स्थान माना जाता है। यहाँ जो है काफ़ी सुविधाओं का अभाव होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा सुविधा शहर में होता है। यहाँ जो है शिक्षा का भी अभाव है, शिक्षा को संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित ये सब चीज़ों का अभाव है, जबकि शहर में ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा भरे रहते हैं। गांव के लोगों का विशेष तौर पर जो पेशा है कृषि है, खेती बाड़ी है, पशुपालन है, जबकि नगर यानी शहर के लोगों का जो है मुख्य व्यवसाय जो होता है, व्यापार होता है, बिजनेस होता है। तो ज़्यादातर लोग जो है बिजनेस में या नौकरी से जुड़े हुए होते हैं, जबकि गांव में जो है खेती बाड़ी पशुपालन यही होता है। तो यही कुछ है, आप इसको और ज़्यादा अपना सोच के जोड़ के उसमें लिख सकते हैं। तो यही आपके हो गए हिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसको आप देख लेंगे।